सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए हम सभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता परीक्षा शिक्षा शास्त्र विषय को पूर्ण कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सभी इस समय शिक्षा शास्त्र विषय के अंतिम यूनिट पर हैं और अंतिम यूनिट के सांख्यिकी के पार्ट को कवर करते हुए कल मैंने आपको शिक्षा में सांख्यिकी की उपयोगिता के बारे में लास्ट लेक्चर में समझाने का प्रयास किया था। आज हम सभी अपने इस लेक्चर में समझेंगे आखिर इन जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मान हैं इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है, इनसे संबंधित किस प्रकार के फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है और इनकी गणना और व्याख्या करने का हम सभी प्रयास आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए अपने साथ, पूरा लेक्चर समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक कागज कलम लेकर बैठिएगा जिससे आपको फॉर्मूले जो आपके सामने दिए जाए वो आप अच्छे से उनको खत्म कर सके। सांख्यिकी इन पार्ट को हम लोगों ने खत्म किया है और आज हम आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के बारे में समझना प्रारंभ करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान समझाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के लेक्चर को जब हमने पढ़ते हुए समझने का प्रयास किया था तो ये बात बताई थी आपको मैंने कि सांख्यिकी वह गणितीय विज्ञान है या फिर जो भी ये जो हमारा साइंस है, इस विधा में हम सभी आंकड़ों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। वी रिसीव डेटा, after receiving we investigate, we compare, we analysis, then we decide the result about the data we found। ठीक है, तो हमने ये बात आपको समझने का प्रयास किया। सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित गणना का विज्ञान है जो अधिकतम अनुमानों पर आधारित रहती है। ठीक, तो जब हमें आंकड़े प्राप्त हुए थे, आंकड़े किस प्रकार के, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप कक्षा 5 के या कक्षा 10 के अध्यापक या आप क्लास टीचर हैं, तो क्लास टीचर होने के नाते आपके क्लास में लगभग 50 बच्चे या 20 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों के जो अलग अलग अंक प्राप्त हो रहे हैं, उन अंकों के जो अंक उनको प्राप्त हुए हैं उनसे उनकी प्रगति के बारे में आपको किस प्रकार से जानकारी मिल सकती है, उस पर जो हम कैलकुलेशन लगाते हैं उसे हमने सांख्यिकी का नाम दिया। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होते हैं इसको समझाने से पहले जरा सा हमको समझना पड़ेगा कि जो हमें इन 50 बच्चों के आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करने का प्रयास करें। जब तक आंकड़ों को हम व्यवस्थित रूप से लगाएंगे नहीं तब तक उस पर कोई भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा आवृत्ति वितरण क्या होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। कल मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी, प्राचलिक और प्राचलिक उसी से संबंधित अगला लेक्चर आज का हमारा है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, पहले तो शब्दों के अर्थ को समझें, फिर हम लोग इससे संबंधित टर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो आवृत्ति वितरण, आवृत्ति माने क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी वह तत्व जिसकी वो कितनी बार आया है, ठीक है, इसके बारे में। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वह अंक कितनी बार आया है, तो उन अंकों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें जिसे हमें उन आंकड़ों को पढ़कर कुछ समझ में आ सके। तो इसके लिए हम आवृत्ति वितरण तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में आ चुका है कि आपके आंकड़ों के व्यवस्थित क्रम में आंकड़ों को, या कह सकते हैं कि शोध के दौरान या सर्वे के दौरान प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को हम आवृत्ति वितरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, अब किस प्रकार से हम यह कार्य करते हैं इसको समझने का प्रयास किया जाए। तो उन आंकड़ों को या तो हम सारणी में लगाते हैं या फिर हम उनको क्या करते हैं, बिना सारणी के हम व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो प्रकार के डेटा प्राप्त होते हैं। एक, हमें हमेशा जो भी आप सांख्यिकी का जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे उसमें आपको हमेशा दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। एक फॉर्मूला बनता है ग्रुप डेटा के लिए
और एक फॉर्मूला बनता है आपका अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा हम किस प्रकार से बनाते हैं इसको जरा समझिए। तो कहा गया सारणी के रूप में यदि हम विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करके आंकड़ों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति वितरण तैयार करना कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, इसको हम कहते हैं आवृत्ति वितरण तैयार करना। विभिन्न वर्गों में हमने एक टेबल बनाई है और टेबल के विभिन्न वर्ग बनाए हैं, उन वर्गों में हमने क्या किया है, आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया है, उसको हमने आवृत्ति वितरण कहा। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया वैसे भी मैंने आपको बताया, विभिन्न वर्गों में आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे हम आवृत्ति वितरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, जब आवृत्ति वितरण में आंकड़ों को कुछ वर्गों में प्रस्तुत करके इसको हम प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। जब हम सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। कुछ वर्गों में व्यक्त कर देते हैं, जैसे 10 का समूह बना दिया, 5 का समूह बना दिया। इस प्रकार का यदि हम समूह बना करके आंकड़ों को व्यक्त कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। और अवर्गीकृत आंकड़े, सामान्य वितरण जो हमारा है उसको हम अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। अच्छा भाई, अब जरा सा अब इसके जो शब्द प्रयोग होता है, जो आपने समूह बनाया है उस समूह को हम क्या कहते हैं। ठीक है, और देखिए जरा सा, आवृत्ति वितरण बनाते समय समस्त आंकड़ों को, समंक का मतलब आंकड़े होता है, ठीक है, समस्त आंकड़ों को, समस्त डेटा को जिन भागों या समूहों में बांटते हैं, जितने हम समूह बनाते हैं उन समूहों को हमने क्या नाम दिया है, सांख्यिकी भाषा में वर्ग नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, वर्ग या क्लासेस कहते हैं, क्लास कहा है। ठीक है, वर्ग या क्लास कहते हैं। क्या है ये वर्ग, कि वर्ग सांख्यिकी में आंकड़ों को जिन वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है उन वर्गों को क्या बोलते हैं, उन समूहों को क्या बोलते हैं, तो उन समूहों को हम वर्ग बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग, अब हम वर्ग बन गया, तो प्रत्येक वर्ग जो है वो 2 प्राप्तांकों से इंगित होता है। कितने प्राप्तांकों से, 2 प्राप्तांकों से इंगित होता है। और यही दोनों जो प्राप्तांक हैं वे वर्ग की सीमाएं तय करते हैं। ठीक है, हमेशा कोई ग्रुप बनेगा तो उसके न्यूनतम और उच्चतम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 2 अंकों का प्रयोग करते हैं और यही 2 अंक 2 छोर का काम करते हैं जो वर्ग की सीमा को निर्धारित करते हैं। छोटे अंक को निम्न सीमा, ठीक है, जो वर्ग में हमारा छोटा अंक होता है, यानी आप कह लीजिए 5 से 10, तो 5 हमारा क्या होगा, छोटे अंक को निम्न सीमा, और बड़े प्राप्तांक को हम उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, इस वर्ग में कुल कितने अंक या व्यक्ति आते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अगले समूह में हम क्या बोलते हैं, उसे हम वर्ग की आवृत्ति कहते हैं। कई जगहों पर आपने क्या देखा होगा, इस प्रकार से समूह देखे होंगे। ठीक है, आपको जब एग्जाम में कोई भी सांख्यिकी का सवाल मिलता है तो 2 प्रकार की टेबल आपको परीक्षा में बनी बनाई मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बना मिलता है और वहां पर आपसे कहा जाता है इसका मीन निकालिए या मीडियन निकालिए। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, यहाँ पर इसको क्लास इंटरवल दिया होता है ना, CI दी होती है, और इधर क्या दी होती है आपकी, इधर दी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, इधर आपकी क्या दी होती है, इधर आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक, तो ये 2 चीजें आपको आपके परीक्षा में या किसी भी सवाल में देखने को मिलती है। तो जो हम समूह बनाते हैं, यहाँ पर जो हमारे समूह बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वर्ग बोलते हैं। अब इस फला वर्ग में जितने अंक आ रहे हैं उसको हम यहाँ उसके सामने लिखते हैं और इसे इस वर्ग की आवृत्ति कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है, तो ये जिस वर्ग में आ रहा है उस वर्ग को हम उस वर्ग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक, ये क्यों मैं कह रहा हूं कि उस वर्ग की आवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक समूह को हम मध्यमान मान लेंगे, इसमें से किसी एक समूह को हम बहुलक मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए कह रहे हैं, तो अब आपसे कहा जाएगा कि माने गए मध्यांक या माने गए मध्यमान वर्ग की आवृत्ति कितनी है। ठीक है, तो फलाने वर्ग की इस फला समूह में कितनी संख्याएं हैं उसे उस वर्ग की आवृत्ति कहा जाता है।
बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, किसी वर्ग की अब वास्तविक उच्च सीमा जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे मान लीजिए 5 से 10 लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर आपको लिखा हुआ है 5 से 10, ठीक है, इस तरीके से आपको, ठीक, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 है। कहीं पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर आपको लिखा है कितना, 5 से 9, ठीक है, कहीं पर आपका 5 से 9 लिखा हुआ है, 10 से 14 लिखा हुआ है, ठीक, 5 से 9 लिखा हुआ है और 10 से 14 लिखा हुआ है, तो आप क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कहेंगे इसमें 4 संख्याएं हैं, ठीक, लेकिन आपको ये नहीं मानना है। क्या मानना है, अभी बताता हूँ आपको। तो किसी वर्ग की वास्तविक उच्च सीमा तथा वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार कहते हैं, या वर्ग अंतराल कहते हैं, या उसे ही हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को, ना कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को, ठीक है। वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या बनाती है, वर्ग की सीमाएं बनाती हैं, परंतु वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, निश्चित वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। अब वर्ग वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा निकालते किस प्रकार से हैं, तो आइए आपको बताता हूँ। किसी प्राप्तांक की यदि आपको वास्तविक उच्च सीमा या निम्न सीमा ज्ञात करनी है, तो उसमें निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए 0.5 को घटा दीजिए, और अगर आपको उच्च सीमा ज्ञात करनी है तो 0.5 को क्या करिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है। उच्च सीमा पाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 उसमें से हम बढ़ा देते हैं, निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम 0.5 घटा देते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कहीं पर 20 से 24 आभासी सीमाओं का अंतर आपको 4 लग रहा है, परंतु वास्तविक सीमाओं के बीच का अंतर कितना है, वह 5 ही है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक निम्न सीमा क्या मानी जाएगी, 19.5 निम्न सीमा मानी जाएगी, और वास्तविक उच्च सीमा क्या मानी जाएगी, 24.5। तो 0.5 इधर का 0.5 इधर का जुड़कर क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो सीमा रेंज आपके 5 अंकों की हो जाएगी, ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। किसी वर्ग की दोनों सीमाओं के मध्य बिंदु को, हाँ, मध्य बिंदु कई बार निकालने के लिए आपसे कहा जाता है, तो दोनों वर्गों की सीमाओं के मध्य बिंदु को उस वर्ग का हम मिड पॉइंट या मध्य बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो मान लीजिए 20 से 24 दिया हुआ है, ठीक है, हमारा 20 दिया हुआ है और 20 से 24 ये हमारा कोई वर्ग है, इतनी तो बात समझ में आ ही गई है आपको, ठीक। 2 अंकों से हम किसी वर्ग की सीमा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इस वर्ग की हमें क्या ज्ञात करना है, इस वर्ग का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो हम समानता क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ कर किस क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। कितने से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो जितना भी आता है वो क्या कहलाता है, वह उस वर्ग का मध्य बिंदु कहलाता है। थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो क्या कर पाएंगे, 20 से 24 से लिखा हुआ है तो आप 20 से 24 तक गिनती लिख दीजिए, 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद 21 लिखा हुआ है ना, 21 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, ठीक, 22 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो क्या करते हैं, 23 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य क्या होता है, मध्य माने बीच का, ठीक है, मध्य का बिंदु। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो 2 इधर के हटा दो और 2 इधर के हटा दो, तो बीच में तुम्हारा कौन बच रहा है, बीच में तुम्हारा बच रहा है 22 बच रहा है, नहीं बच रहा, तो यही तुम्हारा मध्य का बिंदु होगा। और चाहे आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो भी यही निकल के आएगा। अगर आप 20-24 को जोड़ते हैं तो 4 मिला, है ना, 0 और 4 4 मिला, 2 और 2 कितना मिला, 4 मिला। अब 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 22 आया कि नहीं आया। इस तरीके से भी आपको 22 मिलेगा और इस तरीके से भी आपको 22 मिलेगा, क्योंकि मध्य बिंदु निकाला जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया आवृत्ति वितरण से संबंधित कुछ पदों का, कुछ अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है, आगे कई बार प्रयोग किया जाएगा, इसलिए मैंने आपको उसको बताने से पहले ये समझाने का प्रयास किया है। तो आवृत्ति वितरण से संबंधित विभिन्न पदों को प्रायः निम्न रूप से
जो संक्षेप शब्द हैं उनसे व्यक्त किया जाता है। एक कहलाता है एल। एल बराबर क्या होता है? वर्ग की निम्न सीमा। यू बराबर क्या होता है? जैसे एल वहां पर क्या था 20-24 में 20 क्या हो जाएगी आपकी? वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। वास्तविक तो कह नहीं रहा। यू बराबर क्या है? वर्ग की उच्च सीमा। ठीक। आई को डिनोट करेंगे तो आई को हम करेंगे वर्ग अंतराल से। ठीक है। तो 20 से 24 में कितनी संख्याएं आपने देखी? देखिए आपने 5 संख्याएं थी। वर्ग अंतराल हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 5 कहलाएगा। ठीक है। हमने कहा है कि दोनों सीमाओं के बीच के अंतर को कहा जाता है। आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति हमारी क्या कहलाती है? एफ से हम डिनोट करते हैं और एक्स हमारा प्रयोग होगा तो एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स बराबर मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है। और एन बहुत बार आपको एक स्वभाव में बना लेना है। हमेशा सांख्यिकी हल करते समय आप जब सारणी में आपको कुछ भी दिया हो तो एन आप जरूर कैलकुलेट कर लीजिए, भले एन पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। ठीक है। ये तो हो गया आवृत्ति वितरण की से संबंधित तथ्य। अब किसी प्रकार का आवृत्ति वितरण आप तैयार किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार से टैबुलेशन करेंगे, किस प्रकार से सारणी में डेटा फीड करेंगे। सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों को बोधगम्य और गणना के लिए अधिक जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो बोधगम्य और गणना के लिए अधिक आसान होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आसान लिख लीजिएगा। आवृत्ति वितरण बनाने के लिए निम्न सोपानों का अनुसरण करना होता है। कौन कौन से? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम रेंज डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ भी चुका है कि आवृत्ति वितरण तैयार करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं। ठीक है। प्रसार ज्ञात करना। ठीक। तो वर्ग की सीमाओं के बीच के अंतर को हम प्रसार कहते हैं। ठीक। अभी मैं बताऊंगा आगे, परेशान मत होइए। वर्ग की संख्या और आकार निर्धारित करिए। अब क्या है कि पता चला रेंज निकाला आपने, रेंज निकाला, सबसे कम अंक और सबसे ज्यादा अंक आपके पास बिखरे हुए आंकड़े भी हैं। तो सब बिखरे हुए आंकड़ों में सबसे आपने छोटी संख्या और सबसे आपने बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकाला। ठीक है। मान लीजिए आपके सामने अंतर निकल गया 25 का या 26 का। 25 का है तो आपने 5-5 का समूह बना दिया। कहीं पर भी समूह बनाने का कोई भी नियम नहीं है। आप चाहे 3 का बनाइए, आप चाहे 5 का बनाइए, आप चाहे 10 का बनाइए। बड़ा डेटा है तो आप बड़ा समूह बना सकते हैं, छोटा डेटा है तो आप छोटा छोटे ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है पूरी तरीके से। और उसके बाद तीसरा वर्ग निर्धारित करना। ठीक है। अब हम करते क्या है, एक बार टेबल बनाई। ठीक है। और टेबल बनाने के बाद हमने वर्ग बना लिया। ये हमारा क्या बन गया? सीआई बन गया ना। बताओ सीआई बना कि नहीं बना? सबसे पहले हमारा वर्ग अंतराल बनता है। समझ में आ रही ना बात आप लोगों को? ठीक है। तो सबसे पहले सीआई बना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने देखा होगा एफ टेबल में। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जब हम ये तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो आपका तैयार किया क्या मिलता है। ठीक है। हम मिनिमम गलती ना होने पाए, क्योंकि हम मानव हैं और मानवीय त्रुटि हर जगह होती है। ठीक है। क्लर्कल मिस्टेक भी होती है, क्लर्क भी क्या होता है? मानव होता है। ठीक। तो वहां पर गलती कम से कम हो इसके लिए। और सीआई के बाद अक्सर आपने क्या देखा है? फ्रीक्वेंसी देखी, एफ देखा है। लेकिन हम यहाँ सीआई के बाद क्या बनाएंगे? यहाँ पर एफ यहाँ लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर एफ लिखने के बाद क्या करेंगे? जब एफ लिखा जाएगा उससे पहले यहाँ पर एक समूह और बनाते हैं, उसको कहते हैं टैली चिन्ह लगाना। उसको क्या बोलते हैं? टैली चिन्ह। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टैली चिन्ह। तो ये क्यों लगाते हैं हम? टैली चिन्ह क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये टैली चिन्ह इसलिए लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20 से 24 लिखा हुआ है और 20 से 24 में संख्याएं हमने ग्रुप में गिना। ठीक है। 20 से 24 के बीच कितने अंक दिए हुए हैं? तो 20 से 24 के बीच में कहीं पर किसी बच्चे को 20 मिला होगा, किसी को 21 मिला होगा, कहीं 22 मिला होगा, 23 मिला होगा। तो ये कुल संख्या हमने 20 से 24 के बीच में हमने देखी, हमारे पास कितनी है? 2 या 4 है। ठीक है। तो हम टैली चिन्ह क्या करेंगे? 4 डंडे खींच देंगे। टैली चिन्ह कैसे लगते हैं? ये 4 डंडे खींच कर लगाए जाते हैं। ठीक। जैसे आपने बचपन में गिनती पढ़ी थी, उसी तरीके से 4 टैली चिन्ह लगा लिया और यहाँ पर गलती ना होने पाए इसलिए हम ये टैली चिन्ह लगाते हैं। 4 लगा लिया। उसके बाद मान लीजिए 5 है तो क्या करेंगे? 5 संख्या 5 है तो हम अब 5 डंडी नहीं खींचेंगे, हम यहीं पे क्या कर देंगे? तिरछा मार देंगे। ठीक है। तिरछा मार देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारी संख्या 5 हो जाएगी। मान लीजिए कहीं 7 है तो 5 और 5 करेंगे और एक तिरछा मारेंगे, उसके बाद 2 डंडी और खींच देंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या 7 करनी है। ठीक है, इसलिए टैली चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन एक बार परीक्षा में कहीं पर आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको टैली चिन्ह के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए भाई आगे। ये हो गया आपका आवृत्ति वितरण तैयार करने के लिए काम। आपने आवृत्ति वितरण कर लिया, पूरा बिखरा हुआ डेटा था, बिखरे हुए डेटे को आपने क्या किया, वर्गों में डिसाइड करके और टैली चिन्ह लगाते हुए फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा भाई, अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अब उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन, या आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगाएंगे, सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाना है, तो एक सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, एक। दूसरा हम क्या निकालते हैं, विचलनशीलता निकालते हैं, दो। तीसरा हम क्या निकालते हैं, सांख्यिकीय हमारे पास जो गणित है वो हमारा है सहसंबंध, तीन। ठीक है, आगे चौथा काम जो हम करते हैं उसमें हमने क्या निकाला है, कुछ नए नए भी शब्द प्रयोग होने लगे हैं, जब हम उस आंकड़ों से संबंधित और अनुमानित सांख्यिकी का प्रयोग करने लगते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, इस तरीके से भी कुछ कार्य करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, ये जो पहला स्टेप है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना कि हम या तो उसको केंद्रीय प्रवृत्ति के मान निकालेंगे, या विचलनशीलता निकालेंगे, या सहसंबंध निकालेंगे। जब हमारी टेबुलेशन फॉर्म हो गई तब हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मान निकालेंगे। होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में या सरल भाषा में समझिए, जो पहला काम है सेंट्रल टेंडेंसी निकालना। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ जो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं उसको आखिर कहा क्या जाता है, तो अगर हम यहाँ पर कहें तो जो सबसे पहला काम हमने शुरू किया है, सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी का तात्पर्य क्या होता है, तो जरा समझिए। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का तात्पर्य होता है, आइए आपको समझा देता हूं, तो कुछ और नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है औसत निकालना। ठीक है, औसत निकालना, क्या निकालना, आप सामान्य गणित में जो एवरेज निकालते हो नहीं निकालते हो, औसत निकालते हो। ठीक है, औसत जो निकालते हो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ सांख्यिकी की भाषा में सेंट्रल टेंडेंसी, वह मान जो केंद्र में हो और सर्वाधिक सभी अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। चलो एक बार पढ़कर देखते हैं। कहा गया, समंकों का आवृत्ति वितरण में हमने प्रस्तुत करने से सरल एवं बोधगम्य हो गए, परंतु इन आंकड़ों के अवलोकन मात्र से किसी निश्चित अभिप्राय को निकालना कठिन है। यदि समंकों को और अधिक संक्षिप्त करके केवल एक ही अंक में व्यक्त कर दिया जाए तो, और उस अकेले अंक की सहायता से संपूर्ण समूह की योग्यता पता चल जाए, एक अंक से क्या हो, संपूर्ण समूह की योग्यता पता चल जाए, समझना अधिक सरल होता है। ठीक है, पूरी टेबुलेशन खड़ी है। अब टेबुलेशन में देखो पहले क्या था, 100 के 100 बच्चे अलग अलग अंक पाए हुए थे। आपसे कहा जाता है ये बताओ कि इसमें वो बच्चे कितने हैं जिन्होंने 75 से ऊपर अंक बताए हैं। ठीक है, तो आप फिर बैठे गिन रहे हो 3 घंटा, फिर आपसे कहा गया कि बताओ अच्छा 50 से कम कितने हैं, फिर गिन रहे हो आप। लेकिन आवृत्ति वितरण बनाने के बाद आपको एक सरलता मिल गई कि आपने समूह में डेटा को व्यवस्थित कर दिया। अब आपसे पूछा गया कि 50 से ऊपर कितने लोग हैं, तो आपने जोड़कर बता दिया कि इतने बच्चे हैं, 50 से नीचे कितने हैं, इतने बच्चे हैं, 60 से नीचे कितने हैं, इतने बच्चे हैं। तो आसानी से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद तो बता तो सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो पूरा बवाल है इसमें से हम एक संख्या मिल जाए, एक संख्या वो हो जिससे हम समूह की एक सापेक्षिक या समूह की एक कंपेरेटिव स्थिति के बारे में जान सके, यानी वर्तमान स्थिति क्या है इस क्लासरूम की, इस पर हमें कितनी या इसके जो बच्चे बैठे हुए हैं एक औसत स्तर इनका उच्च है या निम्न है, एक शब्द से अगर हमें पता चल जाए तो वो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अब यही काम जो है संक्षिप्तीकरण की, क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्तीकरण की इस प्रक्रिया में क्या प्राप्त होता है, हमें एक ऐसा प्राप्तांक प्राप्त होता है जो संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व
करता है, ऐसे ही प्राप्तांक को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। ठीक है, जो संपूर्ण समूह की क्या करे, योग्यताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा, क्या होगा, वही प्राप्तांक होगा जिसके आसपास अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। एवरेज का मतलब वही होता है जो लगभग जिसके आधे ऊपर आधे नीचे होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत भी कहते हैं। प्राप्तांकों को सार्थक बनाने के लिए तुलना दो प्रकार से की जाती है, एक प्रकार का कल्पित मध्यमान और दूसरा औसत वाला। औसत जिसे विज्ञान की भाषा में हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। साधारणतः हम 3 केंद्रीय प्रवृत्ति मानों का प्रयोग करते हैं, बहुलक हो गया और आपका मीडियन हो गया, जो इसका अनुवाद थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और तीसरा हमारा मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुलक, मध्यांक और मध्यमान, या इसको आपने अक्सर पढ़ा होगा मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है कि जो तरीका, जिस तरीके से हम सवाल हल करेंगे, तो सबसे पहले बहुलक हल करेंगे, उसके बाद हम मध्यांक हल करेंगे, उसके बाद हम मध्यमान हल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बहुलक निकालना थोड़ा आसान होता है, मध्यांक निकालना थोड़ा कठिन होता है, और मध्यमान को सबसे अधिक उच्च मान माना जाता है, इसीलिए हम क्रम से उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुलक को समझा जाए, क्या होता है बहुलक। तो बहुलक को क्या कहा गया, बहुलांक को हम बहुलक या भूयिष्ठक भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में मोड कहा गया है। ठीक है, अच्छा, बहुलक क्या होता है, वह प्राप्तांक है जो सबसे अधिक बार आता है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, वही अंक हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। हम सभी जानते हैं, सबसे आसान है कि आपके सामने कोई संख्या डिस्ट्रीब्यूट है और वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है वही उस समूह का बहुलक कहलाती है। आपने कहा था कि हमें समूह की क्या है, एक अंक से स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो वो अंक जो सबसे ज्यादा बच्चों ने पाए हैं वही इस क्लास की स्थिति है, तो उसे हमने मोड नाम दिया था और एमओ से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, समंकों के लिए 2 बहुलक भी मिलते हैं, अगर 2 बहुलक मिल रहे हैं तो उन्हें हम द्विबहुलांकी डेटा कहा जाता है, बाइमोडल डेटा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक कैसे निकालते हैं, आप सब जानते हैं कि जो संख्या ज्यादा बार आई है वही उसका बहुलक होगा, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। अब मैं बताता हूँ वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक निकालने के लिए जो सूत्र प्रयोग होता है, वो 2 प्रकार के सूत्र प्रयोग होते हैं। एक तो ये वाला है, ठीक है, सूत्र तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कठिन काम है इस पार्ट का, पीजीटी के पार्ट में, यही है सूत्रों को याद करना। तो एक सूत्र ये याद करिए, क्या है, L प्लस मोड बराबर L प्लस FM माइनस FB अपान FM FA और प्लस FM माइनस FB इंटू आई। ठीक है, याद करने की दृष्टि से दूसरा एक और फॉर्मूला प्रयोग होता है, जो जिसका प्रयोग आप सवाल लगाने के लिए कर सकते हैं, सिंपल मेथड है वो, L प्लस FA अपान FA प्लस FB, FA और FB इंटू आई। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, लेकिन मोड का सबसे अधिक पूछा जाने वाला फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला है वो सबसे अधिक बार, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। मोड बराबर 3md माइनस 2m, क्या लिखा हुआ है, 3md माइनस 2m, मोड बराबर 3md माइनस 2m, याद रट लीजिए इसको, मोड बराबर 3md माइनस 2m, क्या बोला मैंने, 3md माइनस 2m। ठीक, मोड बराबर। तो अब जरा सा इसको देखते हैं कि इसमें जो L और ये FA FB लिखा हुआ है क्या ये। ठीक है, तो L मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप, यहाँ पर मैंने बताया मोड ग्रुप कैसे सवाल लगाएंगे, सवाल लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप, बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा। FM क्या है, उस बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, और FA क्या है, A बराबर बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर और बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे FB, और I बराबर वर्ग अंतराल। तो ये बहुलांक वर्ग क्यों कहा हमने। ठीक है, तो इसमें बहुलक निकालते समय हम क्या करते हैं कि हम अपने मन से जिस समूह में सबसे अधिक आवृत्तियां होती हैं उसी को मान लेते हैं सबसे पहले। मतलब अवर्गीकृत आंकड़ों में तो होता ही है, वर्गीकृत आंकड़ों में भी हम ये देखते हैं कि जिस समूह में सबसे अधिक आवृत्तियां हैं उसी को हम अपना बहुलांक वर्ग पहले से मान लेते हैं और उसको हम FM छोटा सा कोने में लिख देते हैं। ठीक है, अब उससे ऊपर वाला ग्रुप, ठीक, यानी अगर 20 से 24 है तो 24 से आपका
25 से 29 वाला ग्रुप ऊपर माना जाएगा, ठीक है। और 20 से 24 वाला जो ग्रुप से नीचे वाला ग्रुप होगा वो 15 से 19 माना जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये ऊपर नीचे लिखे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला बस ऊपर वाला FA होगा, नीचे वाला FB होगा, इस तरीके से मत देखिएगा। जरा देख लीजिएगा किस प्रकार से डेटा को सजाया गया है। घटते क्रम में सजाया गया है तो फिर FA नीचे होगा, अगर बढ़ते क्रम में सजाया गया है तो FA आपका ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की बात है, जिस भी बहुलांक वर्ग को जिस भी वर्ग को आपने बहुलांक वर्ग कहा है, उससे बड़े वाले वर्ग को FA कहते हैं और उससे छोटे वाले वर्ग को FB कहते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे सवाल लगाएंगे। मान लीजिए आप भूल जाएं तो PDF आपके पास रहती है, ये PDF आपको उपलब्ध कराई गई है, जो साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको कुछ चार्ज है, नीचे लिखे गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुलांक वर्ग की आवृत्ति वाला वर्ग निर्धारित कर लेते हैं, जिसे हम FM से डिनोट करते हैं। तत्पश्चात बहुलांक से ठीक ऊपर वाले वर्ग को FA और ठीक नीचे वाले को FB कहते हैं, और फिर FA और FB का मान क्या करते हैं, हम सूत्र में रख देते हैं, ठीक। चलो जरा देखो, जरा समझो, ये एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 90 से 99, 80 से 89, 70 से 89, ठीक, इस तरीके से ग्रुप दिया हुआ है डेटा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि वो आवृत्ति वाला ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसमें आई है, तो हमारा ये 12 नंबर वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने बहुलांक वर्ग मान लिया, पहले से मान लिया, तो इसको हमने FM कह दिया। इससे बड़ा, तो 60 से बड़ा क्या है, 70 है, तो इससे बड़े वाले वर्ग को हमने क्या कहा है, FA कहा है, और इससे छोटे वाले वर्ग को हमने क्या कहा है, FB कहा है, ठीक है। तो बड़े वाले वर्ग को हमने क्या नाम दे दिया, FA नाम दे दिया, और छोटे वाले वर्ग को हमने क्या नाम दे दिया, FB नाम दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर, FB दे दिया। समझ में आ रही बात, बहुत सरल भाषा में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अब इन सब का मान हमने उठाकर कहाँ रख दिया, हमने अपने सूत्र में रख दिया, ठीक है। सूत्र में हमने इसको रख दिया, क्या क्या रख दिया। सबसे पहले L बराबर क्या है, लोअर लिमिट। L बराबर हमने क्या बताया आपको, L प्लस FA अपान FA प्लस FB इंटू आई, ठीक है। तो L बराबर लोअर लिमिट, हमने जिस समूह को माना है बहुलांक वाले वर्ग की निम्न सीमा, तो आपको मैंने बताया कि लोअर लिमिट निकालने के लिए जो भी वर्ग है हमारा, उसमें से मैं क्या करते हैं, उसमें से हम 0.5 घटा देते हैं। तो 60 में अगर 0.5 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 59.5 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका L बराबर इतना मान आ गया। फिर FA का मान कितना है, 7 रखा गया है, ठीक है। FA और FB को जोड़ दिया तो FA हमारा कितना है, 7 है, और FB हमारा कितना है, आपका 9 आया है। I है उसके बाद, I मतलब वर्ग अंतराल, आपको मैंने बताया। तो वर्ग अंतराल मतलब दोनों वर्गों के बीच संख्याएं कितनी उपस्थित हैं, तो दोनों वर्गों के बीच संख्याएं वास्तविक रूप से कितनी उपस्थित हैं, 10 संख्याएं उपस्थित हैं, यानी वर्ग अंतराल हमारा 10 है, ठीक। तो इसको हम अगर इस तरीके से रखेंगे, सॉल्व किया जाएगा तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 63.875, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। 9 7 16 होता है, गुणे 10 कर दिया। फिर जब हम 7 गुणे 10 यानी 70 कर लेंगे, 70 को जब हम 16 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, ठीक है, 70 है ही है। तो इस तरीके से 4.35 हमारा निकल गया है, और 59.5 में हमने 4.35 को जोड़ दिया, ठीक। इस तरीके से हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो बहुलक वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। सवाल लगाइएगा थोड़ा इस तरीके से, आप एक दो जगहों पर जो आपको प्रैक्टिस कहीं पर भी मिलेगी सवाल, तो आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला याद किया कर दिया हम लोगों ने, L प्लस FA अपान FA प्लस FB इंटू आई, ठीक है। इस तरीके से अगर वहां पर FM वाला फॉर्मूला है तो थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, FM माइनस FB, और नीचे एक ब्रैकेट में FA और एक ब्रैकेट में FB FM के साथ रहेगा, तो FM माइनस FA प्लस FM माइनस FB इंटू आई, ठीक। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले बहुलक के हैं। चलो भाई, समझ में आ गया बहुलक, तीनों को मैं आज के ही खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक साथ। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग क्या नाम है, विचलनशीलता स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म कर देंगे एक बार में, और एक बार में आपको फिर मैं क्या खत्म कर दूंगा, कोरिलेशन खत्म कर दूंगा, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी सामान्य प्रायिकता वक्र आपको पढ़ाना है, तो 1 2 3 4 लेक्चर बच रहे हैं, 4 लेक्चर आपको पढ़ाने सिलेबस के बचे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, घबराइए मत। चलिए मध्यांक देखते हैं, बहुलक निकल गया।
तीनों तरीके हैं, मैंने आपको क्या बताया था, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान का मतलब क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का मतलब होता है औसत निकालना, ठीक है, सामान्य भाषा में। तो औसत निकालने के तीन तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका बहुलक निकालना, एक तरीका मध्यांक निकालना और एक तरीका मध्य मान निकालना। मध्य का अंक निकालना, बहुलक यानी बहुत बार आए हुए अंक को जानना, एक मध्य के अंक को जानना यानी मीडियन यानी मध्यांक, और एक मध्य के मान को जानना, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों तरीके औसत निकालने के हैं, अलग अलग तीनों के फॉर्मूले हैं, बस पॉइंट का अंतर होता है, एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो मान माना जाता है मध्यांक, मध्यमान से जो अंक प्राप्त होते हैं, मध्यमान से जो अंक प्राप्त होते हैं, मध्यमान से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान प्राप्त होता है, उसको सबसे अच्छा माना जाता है। क्या बोला मैंने, मध्यांक नहीं बोला है, मध्य मान बोला है, मीन बोला है, पढ़ाने में आपको मीडियन जा रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूजन भी साथ में इसलिए रखता हूं कि यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए अपनी कंफ्यूजन, ठीक। चलो अच्छा, दूसरा हमारा मध्यांक है, ठीक है। सबसे लो लेवल का डेटा हम कहते हैं कि बहुलक से प्राप्त होता है, सबसे कम परिष्कृत मान बहुलक से, उससे अच्छा मान मध्यांक से। तो मध्यांक को हमने क्या बोला है, माध्यिका भी बोला है। मध्यांक वह प्राप्तांक है जिससे कम व अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर होती है। इसमें एक शब्द है मध्यांक, इस मध्यांक, इसको अगर संधि विच्छेद करिए तो मध्य का अंक यानी वह अंक जो मध्य में उपस्थित है, और वह व्यक्ति जो मध्य में उपस्थित होता है, आधे उससे आगे होते हैं, आधे उससे पीछे होते हैं, तभी तो हम कहते हैं बीच में है, तो यही मध्य का अंक है। तो ये जो है एक प्रकार से समूह की स्थिति को भी बताता है। यदि हम क्या करें, जितना भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, ठीक है। कैसे कर दें, आरोही और अवरोही व्यवस्थित कर दें, तो उस श्रेणी के मध्य प्राप्तांक से आधे प्राप्तांक अधिक और आधे प्राप्तांक क्या होंगे, आपके क्या कहलाएंगे, आधे प्राप्तांक आपके कम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मध्यांक कहलाता है। क्योंकि मध्य का अंक यानी यह अंक मध्य में उपस्थित है, इसीलिए इसे हम केंद्रीय स्थिति मान भी कहते हैं, या इसे स्थिति सूचक मान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थिति सूचक मान भी। क्वेश्चन इसमें से पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय प्रवृत्ति मान को स्थिति सूचक मान कहा गया है, तो मध्यांक को स्थिति सूचक मान कहा गया है, इसे एमडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम जब प्राप्तांकों का हमें मिड पॉइंट ज्ञात करना होता है, जब छोरों पर स्थित मध्यमान काफी अधिक प्रभावित करते हैं डेटा को, तब जब प्राप्तांकों के संबंध में कुछ अपूर्ण सूचना हो, और जब आंकड़े सबसे नीचे वर्ग की निम्न सीमा और सबसे ऊपर वर्ग की उच्च सीमा न दी गई हो, तो मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादा बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बता दिया, ये मध्य का अंक है और ये स्थिति को बताता है, इसलिए इसे स्थिति सूचक मान भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो समूह की स्थिति को भी बताता है, उसे हम मध्यांक कहते हैं। तो अब इसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल, मैंने आपको बताया था, तीनों प्रवृत्तियों में हम वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े दो प्रकार के डेटा देते हैं, ठीक है। चूंकि बहुलक में मैंने अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में नहीं बताया, इसलिए क्योंकि वो निकालना सरल है, इसलिए। आगे मध्यांक के डेटा को निकालना किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि या जब आपके पास लोग, आपकी कक्षा में छात्र या तो सम संख्या में होंगे या तो आपके कक्षा में छात्र विषम संख्या में होंगे। यदि आपके क्लास में छात्र सम संख्या में है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, और यदि आपके क्लास में छात्र विषम है, ठीक है, तो आप उनके साथ थोड़ा सा फॉर्मूला अलग लगेगा। कौन कौन सा, तो पहला फॉर्मूला जब n विषम होता है, तो विषम है तो कोई दिक्कतें नहीं है, जैसे 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, तो हमने क्या किया, 9 है हमारा, तो 4 4 8, 4 इधर कर लिया, 4 उधर कर लिया, बीच में एक बचा, है ना, तो वो तो आसान होता है। लेकिन जब हमारा 8 दिया हो, सम दिया हो, इस तरीके से गड़बड़ी हो जाती है। तो जब विषम हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम n+1 वा पद, n+1/2 नहीं है, कई बार लोग क्या करते हैं, मान लीजिए समूह में सदस्यों की संख्या 9 है, तो हम 9 1 10/2 बटे या 5, और वही 5 आंसर लिख करके चले आए, वो आपका जवाब नहीं होगा। पांचवा पद आपने बताया, यानी ऊपर जो आपने संख्याएं लिखी हैं उसमें जो 5वें नंबर का अंक है वो आपका मध्यांक
कहलाता है। यहाँ क्या होगा, पांचवा यानी जो भी पद होगा, ठीक है, n+1वां पद। और जब संख्याएं, जब n क्या हो, सम हो, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, n/2वां पद और n+2 1+1 2 n/2+1वां पद, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, जो इतना बड़ा लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिखते हैं, मध्य के दो प्राप्तांकों का योग बटे 2। कैसे, आपको बताते हैं। यानी मतलब अगर 8 संख्याएं दी हुई हैं, 8 दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, अगर मान लीजिए 8 संख्याएं दी हैं, तो आपसे कहा जाए मध्य का अंक बताओ, तो क्या करोगे, तो इसमें से तो हम हटा नहीं सकते, ये 4 इधर के हो गए और 4 इधर के हो गए, है ना। तो अब बीच में कोई बचा नहीं, तो बीच में कौन बचा, इन दोनों का आधा, यानी अगर यहाँ 4.5, ठीक, अगर कहा जाएगा तो ये आ जाएगा नहीं बीच में, 5 से 0.5 कम है और 4 से 0.5 ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा, अगर हम टेबल पर इसको अरेंज करेंगे तो हम ऐसे ही तो अरेंज करते हैं, ठीक है। दो पैमानों के बीच में कितना अंतर होता है, 1 से 10 तक का अंतर होता है, ठीक है। चलिए, तो चलो सवाल लगाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको बात। कहा गया कि दो इस तरीके का आंकड़ा दिया हुआ है आपको, 60 60 49, और इस तरीके से इनका मध्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शर्त होती है कि हमें क्रमबद्ध रूप से लगाना पड़ेगा, इसको आरोही में लगाइए या अवरोही में लगाइए, ठीक है। तो इसको हमने डेटा लगाया, सबसे छोटा अंक हमारा 32 है, उससे बड़ा 49 है, 50 है, 60 है, 65 है, 72 है। ये 2 बार 72 लिख गया है, इसलिए इसको एक बार इस पर स्टार लगाया गया है। ये 72 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 72 फिर 77 और 88 फिर 8, मतलब 80 और 88 कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्या है, ठीक है। इस एक 72 को छोड़ देना है, तो एन हमारा कितना हो जाएगा, 9। अब फार्मूले में रखा हमने n+1/2, यानी 9 1 10 बटे 2, यानी पांचवा पद। तो पांचवा हमारा कौन सा गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 हमारा कौन सा है, 65। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको याद क्या रखना है, हमेशा याद रखना है कि आपको क्रमबद्ध रूप में सबसे पहले लगाना है, नहीं तो आप सवाल गलत कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर करेंगे पांचवा, तो 1 2 3 4 और 5, पांचवा कौन सा आ जाएगा, 77 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रमबद्ध रूप से पहले लगाना, सबसे पहले काम क्रम से लगाना, तभी तो आप मध्य का अंक बताओगे। तब तो लाइन से खड़ा, जब आदमी झुंड में खड़ा है तो आप क्या बता दोगे कौन बीच में खड़ा है, ठीक है। आपको व्यक्ति को लाइन में लगाना पड़ेगा पहले, तभी तो आप बताएंगे कि बीच में है। अच्छा देखो, ये यहाँ पर सम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, जो कितनी संख्या है, 8 संख्याएं दी हुई है ना। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, क्रमबद्ध किया, सबसे छोटा 62 64 65 70 78 82 89 और 95। या तो ये फॉर्मूला लगाओ, n/2 वां पद प्लस n/2+1वां पद, तो 8 है, तो 8/2, 8/2 प्लस 1, ठीक। तो 8/2 यानी चौथा, और चौथा है एक पांचवा, चौथा पद और पांचवा पद। तो चौथा पद हमारा कौन सा, 70, और पांचवा पद कौन सा हमारा, 78। तो दोनों को हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, ठीक है। तो 70 + 78/2, ये हमारा कितना निकल के आया, 74 आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब चलो वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में देखते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यांक किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। कहा गया कि इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। यहाँ पर जब हमारे पास टेबल में डेटा हमें मिला रहेगा, तो L + n/2 - nb/f, ठीक है। और एक तरीका हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ है, n/2 - CFB/f × i, CFB/n × i, ठीक है। यहाँ पर एक ये फार्मूला है और एक 2 फॉर्मूले हैं मध्यांक निकालने के, n/2 - nb/f, ठीक है, ये है, या तो n/2 - CFB/f × i, ठीक है। याद तो फॉर्मूले करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक, कई बार लिखिएगा याद हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर L क्या है, हम सब जानते हैं, मध्यांक वर्ग हमने कोई मान लिया है, ठीक है। अनुमानों की गणित ही है सांख्यिकी, तो हम सबसे गणित में भी हम माना करते हैं, सबसे पहले माना, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने कोई भी मध्यांक वर्ग पहले से मान लिया। तो मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा, n बराबर कुल प्राप्तांक कितने, कुल फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे हम। CFB हम कहते हैं, C माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति, और F बराबर क्या होता है, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति, और I बराबर क्लास इंटरवल, वो हम सब जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास 2 तरह के ये सवाल दिया हुआ है, ये 2 चीज दी होती है।
तो सबसे पहले दो चीज देने के बाद पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। होता क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, तो हम नीचे से शुरू करते हैं, सबसे नीचे से, बट ऊपर से कैसे से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक। लेकिन प्रयास हम नीचे से, यानी जो सबसे छोटा समूह है, यानी संचय का मतलब क्या हुआ, हफ्ते भर की इनकम अगर आपसे पूछी जाए कि हफ्ते भर आपने कितना कमाया, तो आपने सोमवार को जितना कमाया, आपने मंगलवार को जितना कमाया, आपने सोमवार को 500 रुपए कमाए, और मंगलवार को आपने 500 रुपए कमाए, आपने बुधवार को 700 कमाए, आपने बृहस्पतिवार को अलग अलग तरीके से। तो लेकिन हम क्या मानेंगे कि मंगलवार तक आपकी इनकम कितनी थी, तो 500 सोमवार की और 500 मंगलवार की, तो 1000 हो गई। बुधवार को आपको 700 मिल गए, तो बुधवार तक आपकी इनकम कितनी थी, 500 सोमवार वाला, 500 मंगल वाला और 700 बुधवार वाला, तो 15 तो 1700 रुपए हो गए कि नहीं हो गए। तो संचय आवृत्ति का मतलब है कि हम एक बगल में जो समूह से ऊपर जा रहे हैं, तो वो कितनी आवृत्तियों को अपने में संचित किए हुए है, ठीक है। तो इसमें 2 के सामने 2 पहला दिन, या दूसरे समूह में क्या होगा 8, ठीक। तो दूसरे समूह तक 10 लोग आ चुके हैं, दूसरे समूह तक 10 लोगों को कवर कर लिया गया, ठीक है। तो 8 तो 10, फिर 10 और 8 कितना, फिर इसमें 12, ठीक है, इसमें जुड़ा गया तुम्हारा, तो 2 2 और 8 2 10 और 12 10 22, इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे ऐसे, ठीक। 2 का 2 है, फिर 2 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया 10 आ गया, 10 में 12 जोड़ा गया तो कितना आ गया 22 आ गया, 22 में 25 जोड़ा गया तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, 47 में 23 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 में हम अगर 18 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो संख्या है, यहाँ जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है, वो संख्या क्या है, n, क्योंकि वही है, जितनी आवृत्ति है उतने तो संचय है, ठीक है। तो ये मान और ये मान दोनों में क्या होता है, अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर हो रहा है तो आप वहीं पर कोई न कोई गलती कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले आपने संचय आवृत्ति निकाली, उसके बाद क्या की, जो कुल आवृत्ति थी, ठीक है, तत्पश्चात कुल आवृत्ति को n/2 करके जो मान प्राप्त होता है, उस मान के आधार पर हम संचयी आवृत्ति वर्ग वाले वर्ग को मध्यांक मान लेते हैं। हम ऐसे नहीं किसी को मध्यांक वर्ग मानेंगे, हम n/2 करेंगे, यानी हम n हमारा कितना है 100 है, n/2 करने पर 50 आएगा। 50वां अंक जिस भी संचयी आवृत्ति में आ रहा होगा, उसको हम अपना मध्यांक वर्ग का आवृत्ति मानेंगे। तो 50 किस में आ रहा है, 47 में आ रहा, नहीं आ रहा। 50 किस में आ रहा है, 70 में आ रहा है, तो इसी को हमने क्या मान लिया है, अपना मध्यांक वर्ग मान लिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने n/2 कर लिया, तो n/2 वर्ग की आवृत्ति चुनी जाएगी, तो हमने इसको हमने अपना क्या मान लिया, इसको हमने अपना मध्यांक वर्ग मान लिया है, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई साथियों, सॉरी, तो L प्लस हमने फॉर्मूला लगाया, L प्लस n/2 माइनस CFB/F इंटू आई, ठीक। तो L हमारा क्या है कि हम जानते हैं लोअर लिमिट, जो भी ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है उस ग्रुप का हम वास्तविक निम्न सीमा, जो 60 में से हम 0.5 घटाएंगे तो 59.5 आ जाएगा। n/2 कितना आया है, हम जानते हैं 50 आया है, 50 है। CFB कितनी है, तो हमने कहा था CFB, ठीक है, यहाँ पर O लिख गया इसको, CFB, ठीक है, CFB है ना। तो A क्या है, CFA ये है, और CFB क्या है, ये है ना, वही FAFB वाला मामला है। CFB ये हो गया 47, तो हमने 47 लिख दिया, बटे F कितना है, तो F आना चाहिए, F में क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या आपने लिखा है कि मध्यांक वर्ग की आवृत्ति, तो मध्यांक वर्ग हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो इसकी आवृत्ति कितनी है 23 है, ठीक है। तो उसको हमने 23 यहाँ पर दिया। आई हमारा कितना है, आई हमारा 10 है। तो जब हम हल करेंगे 50 में से 47 निकालेंगे और उसमें से 23 भाग देंगे और 10 से गुणा करेंगे, तो हमारा कुल आंसर इसका मीडियन कितना निकल आ जाएगा, 60.80 निकल कर आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। चलिए अब आखिरी आपको बताता हूँ मध्यमान के बारे में, ठीक है। ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां वो हैं कि जब n/2 का मान, कभी कभी होता है कि वर्ग की संचय आवृत्ति n/2 के बराबर हो, ठीक है, नहीं 50 ही होता तो क्या होता, 50 निकल के आया था और वर्ग वहां पर 70 में लिखा होता, 50 लिखा होता। मैं जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करिए अपने माइंड में, ठीक है, अचेतन चिंतन करिए। तो चूंकि ऊपर क्या आया 50 आया हुआ है संचय आवृत्ति, तो अगर 50 ही आया होता तो हम क्या मानते, उस वर्ग की उच्च सीमा को ही हम मध्यांक मान लेते हैं, ठीक है। और अगर जब एक से अधिक वर्गों में संचय आवृत्ति n/2 के ठीक बराबर होती, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते, तो हम समस्त वर्गों की
उच्च सीमाओं का औसत ही हम क्या मान लेते हैं, मध्याह्न मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ परिस्थितियां मिलती है। अब आखिरी आपको बताता हूँ मध्यमान के बारे में। ठीक, मीन क्या है आपका, चलिए आखिरी है, लास्ट में खत्म करते हैं इसके बारे में पढ़ा करके आपको। तो इसको हम, इससे सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो आपका औसत निकालने का तरीका है, उस औसत निकालने से सबसे शुद्ध मान प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा मान प्राप्त होता है, सबसे शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का मान किससे प्राप्त होता है, सबसे परिष्कृत केंद्रीय प्रवृत्ति का मान किससे प्राप्त होता है, तो वो किससे प्राप्त होता है, वो हमारा प्राप्त होता है मध्यमान से, मीन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो मध्यमान को हम अंकगणितीय कौशल भी औसत भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे अधिक श्रेष्ठ मान है। मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे समंकों का गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, जब इसको विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, जब सभी प्राप्तांकों को उसके आकार के अनुरूप महत्व देना होता है, जब हमें सभी, इसीलिए इसको सबसे अच्छा कहा जाता है, जब इसमें क्या होता है, सबका प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, और प्राप्तांकों का वितरण एक सम्मित होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक, बहुत अधिक अंकों में अंतर देखने को नहीं मिलता है बच्चों के। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक स्थायित्व वाला मान ज्ञात करना होता है जब हमें मानक विचलन और सहसंबंध की भी गणनाएं करनी होती हैं, तो हमें मीन निकालना ही पड़ता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब विचलन या सहसंबंध निकालने से पहले आपको मीन निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सीधे शुरू करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सिग्मा एक्स अपान एन। ठीक है, ये प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या, जो आप औसत निकालते हो, इसीलिए मैं आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। अगला क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए दो विधियां हैं, एक दीर्घ विधि है, एक लघु विधि है। तो जरा सा समझिएगा, वर्गीकृत जो हमारा ग्रुप डेटा है, उसके लिए जो फॉर्मूले यूज होते हैं मीन के लिए, वो दो फॉर्मूले प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग होता है दीर्घ विधि, लॉन्ग मेथड उसे कहते हैं, और उसे हम शॉर्ट मेथड कहते हैं। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला छोटा है, शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला बड़ा है। नहीं समझ में बात, लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला जो लिखा हुआ, ये देखो हमारा साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। फॉर्मूला इसका छोटा है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए इसको हम लॉन्ग मेथड कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स यानी वर्ग की आवृत्ति, एक्स बराबर वर्ग का मध्य बिंदु, और एन बराबर कुल आवृत्ति। सिग्मा एफ एक्स अपान एन निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, फिर इसको मैं हल करवाता हूँ। ये क्या है, दूसरा हमारा शॉर्ट मेथड है। उसमें क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, ये सिग्मा का मान है, सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान रखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा है शॉर्ट मेथड का, एम प्लस एफ डी अपान एन टू आई। ठीक, और कैलकुलेशन लेकिन छोटा होता है। किस प्रकार से, चलो देखते हैं। ये अगर आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमें शॉर्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स अपान एन से हल करना है। सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ठीक है, ये हमारा सिग्मा जो है, हमारा सिग्मा एफ एक्स, ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स अपान एन से हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एफ बराबर, सबसे पहले आवृत्ति हमारी जितनी निकली वो हम जानते हैं। एक्स हमें क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु। शुरू में मैंने आपको बताया था मध्य बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं, दोनों वर्गों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 45 और 47 को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 47 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे भी मैंने एक शॉर्टकट भी आपको बताया था, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है, सबको लिखेंगे तो इस तरीके से आपको बीच का अंक मिल जाएगा। इसी तरीके से 47, 42 करके आपको सबका मध्य बिंदु मिल जाएगा। लेकिन अगला कॉलम चूंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर एफ एक्स, एफ इंटू एक्स गुणनफल लिखना है, ना कि एक्स का मान लिखना है। तो इसको पहले इससे गुणा करिए, मध्य बिंदु को आवृत्ति से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो जाता है, 32 को 18 से। अब यहाँ पर कभी कभी होता है कि यहाँ पर 110, 120, 124 ग्रुप होता है, तो बहुत बड़ा मान निकल आता है, तो हमें कैलकुलेशन बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें इसको हम लॉन्ग मेथड कहते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स को कुल हमने जोड़ दिया तो 1975 निकल के आया, एन हमारा 80 है, आई हमारा 5 है। तो उठा के हमने रख दिया यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान 1975/80, तो हमारा मान निकल के आ गया 24.69। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा। अगर हम इसको इस तरीके से हल करते हैं, शॉर्ट मेथड से हल करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम विचलन निकालते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ डी निकाला गया, इसमें एक्स का मान कहीं पर है, एक्स का प्रयोग कहीं किया गया, नहीं किया गया, इसमें डी का प्रयोग किया गया, विचलन का प्रयोग किया गया।
विचलन का मतलब क्या होता है, अपने औसत से दूरी को बताता है विचलन। ठीक है, तो यहाँ पर एम का मतलब होता है कल्पित मध्यमान, एज्यूम्ड मीन, एफ बराबर वर्ग की आवृत्ति, डी बराबर वर्ग का विचलन, सिग्मा एफ डी बराबर आवृत्तियों एवं विचलनों का गुणनफल का योग, आई बराबर वर्ग विस्तार, एन बराबर कुल आवृत्ति। इसको निकालते कैसे ये आप जरा समझ लीजिए। आपको ये दो चीजें मिली ही रहती हैं, आप सवाल में वर्ग मिला रहता है और आवृत्ति मिली रहती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक समूह को आपको मध्यमान का समूह मान लेना है, किसी भी समूह को। तो प्रयास करिए कि बीच का समूह माना जाए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ठीक है, तो 10 है चूंकि, तो 5 इधर 5 उधर, तो हमने कौन सा मान लिया, चाहे आप ये मान लीजिए चाहे आप ये मान लीजिए, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कोई भी मान सकते हैं। चलो हमने ये वाला माना हुआ है, तो इसके सामने जिसको माने उसके लिए आगे हम क्या बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे विचलन का। ठीक है, तो जब इसको हमने क्या मान लिया, अपना मध्यमान पहले से मान लिया है, तो इसकी दूरी क्या है, कुछ नहीं है, इसकी दूरी 0 है। अब जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे वो इसकी दूरी को बताता चला जाएगा, यानी एक ग्रुप दूरी पर है, 2 ग्रुप दूरी पर है, ठीक है, 3 ग्रुप की दूरी पर है, 4 ग्रुप की दूरी पर है ना, इस तरीके से 5 ग्रुप की दूरी पर है। तो जितना ऊपर उतना +1 और जितना नीचे तो उतना हमारा क्या होता है, -1 होता है, हम जानते ही हैं। ठीक, इस तरीके से 2 ग्रुप की दूरी पर, 3 ग्रुप की दूरी पर, 4 ग्रुप की दूरी पर ये समूह उपस्थित है। तो माइनस जितना होगा नीचे 1 2 3 4, और उसके बाद क्या करते हैं, एफडी कर लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 का इससे गुणा करना आसान है, 45 46 47 लिखा होता है उसका गुणा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो 5 दूनी 10, 4 चौक 16, 3 25 15, 16 दूनी 32, 18 एकम 18। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस को एक जगह जोड़ लेते हैं। ठीक, प्लस का हमारा 91 मिल गया, ये तो 0 हो जाएगा, 11 0 हो जाएगा, 11 0 0। फिर हमारा 10 एकम 10, 7 दूनी 14 और 4 3 12 और 4 3 12, माइनस के 12। फिर हम क्या करते हैं, माइनस को भी एक जगह पर, क्योंकि माइनस 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 सब प्लस हो जाएगा, तो इसको हम एक जगह पर जोड़ लेते हैं और चिन्ह हमारा माइनस का रहता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 91 को और 48 को जब हम इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे, तो चूंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है तो हमेशा घटाव ही होगा, तो घटाएंगे तो बचेगा 43। इन चिन्ह बड़े भाई का लेते हैं, तो बड़ा संख्या कौन है, 91 की संख्या है, तो इसलिए हमने प्लस का साइन यहाँ पर लिया। ठीक है, तो एफडी का मान हमारा 43 मिल चुका है। ठीक, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एल हमने क्या माना, हमने एज्यूम्ड मीन, फॉर्मूला हमारा एक बार देख लेते हैं, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इनटू आई। तो हमने एज्यूम्ड मीन कितना माना है, बाई इसका मध्य बिंदु कितना होगा, 20 से 24 का मध्य बिंदु कितना होगा, 20 21 22 23 और 24, तो हमारा 22 होगा, तो इसको हमने 22 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसका हमारा मध्य का बिंदु हो गया, वही तो मीन होगा ना। उसके बाद 43 क्या निकल के आया, एफ डी निकल के आया, और एन हमारा निकल के आया 80, और गुणे आई, आई हमारा कितना है 5। तो 22, और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, 80 को 43 को 5 से गुणा करेंगे बट 80 से भाग देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक, 2.69। ठीक, 4 पंचे 20 यानी लगभग 200 के करीब में, 8 दूनी 16 करीब होता भी है। ठीक है, तो 22 प्लस 2.69 24.69 आंसर आपका आ जाएगा, 24.69 आपका आंसर आ जाएगा। और लगभग इतना ही आंसर आपको यहाँ भी लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से भी देखने को मिला था, और इतना ही मान आपको शॉर्ट मेथड से भी देखने को मिला है। अंतर बस इतना है कि वहां कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी थी, यहाँ कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से एक ही लेक्चर में मैंने प्रयास किया कि आपको तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी मान, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है सरल भाषा में। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर आगे मैं आपको परसेंटाइल के बारे में जरा बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो परसेंटाइल अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे आपका जो भी चैप्टर होगा विश्लेषणशीलता है, इन सब चीजों को खत्म करके बात को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।